नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे YouTube चैनल में चल रही हैं, उसी को जारी रखते हुए आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य और दिल्ली के शासक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मुगल साम्राज्य, दिल्ली के शासक, जो कि क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला पॉइंट इसमें एनसीईआरटी में दिया गया था कि मुगल कौन थे। पहला पॉइंट ही दिया गया था, मुगल कौन थे। मुगल दो महाशासक वंशों के वंशज थे। मुगल दो महाशासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज़ खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, उसके वंशज थे। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि मुगल पिता की ओर से किसके वंशज थे? तो मंगोल शासक चंगेज़ खां के वंशज थे और इन्हीं के नाम पे मुगल पड़ा है सब। पिता की ओर से वो तुर्की और ईरान, इराक के आसपास का जो शासक था तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, उसके वंशज थे। और दोनों ही बहुत ही अच्छे और कुशल क्रूर शासक थे। परंतु मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद करते थे, नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। थोड़ा सा गलत बता दिया गया। मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज़ खां बहुत ही क्रूर शासक था। उसने कईयों की हत्या की थी, सैकड़ों लोगों की हत्या की थी और बहुत सारे राज्य छीने थे। इसलिए वे अपने आप को नहीं ऐसा करवाना चाहते थे, क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। आगे देखते हैं। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तो चूँकि तैमूर ने दिल्ली पर 1398 में कब्जा एक बार कर लिया था, इसलिए वे अपने आप को तैमूर के वंशज कहलवाने में बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते थे। मुगल सैन्य अभियान देखते हैं। प्रथम मुगल शासक बाबर, जिसका शासनकाल 1526 से 1530 तक था, 4 साल था, ने जब 1494 में फरगना राज का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मतलब उसने 12 वर्ष की उम्र में फरगना राज का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। अकबर ने 13 वर्ष की उम्र में प्राप्त किया था। अकबर ने 13 वर्ष की उम्र में प्राप्त कर लिया था। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। तो क्या हुआ? 1494 में फरगना पे तो उसने कब्जा कर लिया था, जब वह केवल 12 वर्ष का था। लेकिन मंगोल की एक और शाखा थी उज़्बेक, और उनके आक्रमण के कारण उसे फरगना का राज छोड़ना पड़ा। फिर वह बहुत दिनों तक भटकता रहा और 1504 में काबुल का कब्जा कर लिया। 1526 में क्या हुआ कि उसने दिल्ली पे हमला किया। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ किससे? इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का शासक था। इब्राहिम लोदी से युद्ध हुआ और उसे हराया और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका पानीपत पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में तोप का पहली बार किस युद्ध में प्रयोग हुआ था, गोलाबारी का पहली बार किस युद्ध में प्रयोग हुआ था? तो वो पानीपत का युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध जो हो जाएगा वो 1526 में हुआ था। उसी में तोप और गोलाबारी का प्रथम बार पूर्णतः प्रभावी ढंग से प्रयोग हुआ था। आगे देखते हैं। आगे मुगल सम्राट दिए गए हैं, उनके प्रमुख अभियान और घटनाएं दी गई हैं। जैसे कि 1526 से 1530 बाबर का शासन था। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, राणा सांगा को हराया। चंदेरी में राजपूतों को हराया 28 में, और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल का नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। और इसका मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। नोट कर लीजिएगा, बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। इसको नोट कर लीजिए, बाबर का मकबरा काबुल में है। आगे देखते हैं। हुमायूं को 1530 से 1540 तक शासन था। उसके बाद शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया था और 15 सालों तक राज्य किया था। फिर 1555 से 1556 में शासन किया। 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय था, उस पर दीन पनाह लाइब्रेरी थी, उसकी सीढ़ियों पर लुढ़क कर उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? हुमायूं की। दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर मृत्यु हो गई थी। देखते हैं इसके बारे में क्या कुछ प्रमुख है। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। ध्यान रखिएगा, शाहदायत प्रथा यही थी। अभी आप आगे पढ़ेंगे शाहदायत प्रथा क्या थी, कि जितना भी राज्य है सब बराबर भाइयों बांट दीजिए। ये मुगलों ने अपनाई थी, बाकी शासकों ने नहीं अपनाई थी, लेकिन मुगलों ने अपनाई थी शाहदायत प्रथा।
हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद को बंटवारा किया और सभी भाइयों को बराबर प्रांत एक एक मिला था। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। तो उसका भाई मिर्जा कामरान और भी प्रांत चाहता था, इसलिए उस हुमायूं को खुद को कमज़ोर समझने लगा। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। शेर खान जो था शेरशाह सूरी, उसने हुमायूं को 2 बार 1539 में चौसा का युद्ध में हराया था और 1540 में कन्नौज के युद्ध में लड़ाया था। कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध भी इसे कहते हैं। इन पराजयों से वह ईरान की ओर भाग गया। ईरान में हुमायूं ने सफ़ाइद शाह की मदद ली और 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा किया, लेकिन 1556 में मृत्यु हो गई थी उसकी दीन पनाह पुस्तकालय पर लुढ़क कर। अकबर 1556 से 1605 तक शासन किया। सबसे ज़्यादा शासनकाल इसी का था, 1556 से 1605। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में बांटा जा सकता है। पहला, 1556 से 70 के बीच में अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। मतलब इस बीच में वो अपने संरक्षक से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसौदियों की राजधानी चित्तौड़। अब ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो आपने सुना उसको छोड़ दीजिए, इसमें उसको तो सिर्फ रीड किया जा रहा था। इंपॉर्टेंट क्या है, 1568 में चित्तौड़ जीता और 1569 में रणथंभौर जीता। 1569 में रणथंभौर को जीता। ध्यान रखिए, 1568 में सिसौदियों की राजधानी चित्तौड़ को जीता, 1569 में रणथंभौर जीता। उसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें देख लेते हैं कि 1585 में 1605 में अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उसके बाद सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम के मृत्यु के पश्चात काबुल भी अपने राज मिला लिया। उसके बाद इसके बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका बेटा कौन था? सलीम था, जिसका आगे नाम जहांगीर हो गया। जहांगीर के शासनकाल में अकबर अंतिम वर्षों में राजकुमार जो खुर्रम था, जो शाहजहांबाद बना, उसने विद्रोह कर लिया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया, जो असफल है। जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, उसने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने मतलब कि उसको बुरी तरह असफल करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रही। शाहजहां ने बहुत सारी वास्तुकलाएँ बनाई, बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बनवाई। ध्यान रखिएगा, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारियों को लेकर झगड़ा हुआ। इसमें औरंगजेब का विजय हुआ, औरंगजेब जीता और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाई को मौत के घाट उतार दिया। ध्यान रखिएगा, दारा शिकोह जिसे क्या कहा जाता है? अकबर द्वितीय भी कहा जाता है। दारा शिकोह को अकबर द्वितीय भी कहा जाता है। तो शाहजहां का बेटा कौन हुआ? औरंगजेब हुआ, जो शासन में बैठा। उसके बाद औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। राजकुमार अकबर ने उसके बाद इसमें कुछ वैसे खास तो है नहीं, एक बार रीड कर लीजिएगा। हाँ, एक पॉइंट इसमें ये खास है, 1685 में बीजापुर को जीता और 1687 में गोलकुंडा को जीता। इसने 1685 में बीजापुर को जीता और 1687 में गोलकुंडा को जीता। ये 2 इंपॉर्टेंट है और बाकी आप एक बार रीड कर लीजिएगा इसको। वैसे तो इसमें कुछ खास नहीं है, ना ही इससे पूछा जाएगा ज़्यादा। आगे देखते हैं। उत्तराधिकार की मुगल परंपरा। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। मुगल मतलब ऐसा नहीं मानते थे कि जो बड़ा है वही पिता के राज को संभालेगा। इसके विपरीत वे शहादाबाद या शहादायत की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें क्या था कि उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में बराबर कर दिया जाता था। आगे देखते हैं। राजपूत के साथ मुगलों की शादियाँ दी गई थी। उसमें जहांगीर की माँ कच्छुआ की राजकुमारी थी। ध्यान रखिएगा, जहांगीर की माँ कच्छुआ की राजकुमारी थी। या अंबर, जो कि वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। ये जयपुर के शासक की पुत्री थी और जहांगीर की माँ कच्छुआ की राजकुमारी थी, हिंदू माँ थी जहांगीर की। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। शाहजहां की माँ राठौर राजकुमारी थी और वह मारवाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी। देख लीजिएगा इसको। आगे मनसबदार और जागीरदार देख लेते हैं। मनसबदार और जागीरदार। मुगलों को सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। तो मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह थे वो मनसबदार कहलाए। ध्यान रखिएगा, मुगल की जो सेवा करते थे, जो नौकरशाही करते थे, वे मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। मतलब मनसब का अर्थ क्या होता था? पद। मनसब का अर्थ है पद और दार मतलब कि जिसे मिला हुआ हो। तो मनसबदार का अर्थ क्या है? कि जिसे कोई पद मिला रहता था सरकारी, जिसे शासनकाल में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पद मिला रहता था, वो क्या कहलाते थे? मनसबदार कहलाते थे। आगे देखते हैं। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसबदार से क्या क्या उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे कि आपका पद क्या होगा, आपका जो शासनकाल में पद क्या है, आप सैनिक हैं कि अधिकारी हैं कि सामंत है, क्या वो हो जाता था। आपको वेतन कितना मिलेगा ये फिक्स हो जाता था मनसबदार से।
उसके बाद आपका सैन्य उत्तरदायित्व क्या है कि आपको जब युद्ध होगा और सेना में आपका कार्य क्या है वो भी निर्धारित हो जाता था। पद और वेतन का निर्धारण जातों की संख्या पर निर्भर करता था, और पद और जो वेतन था वह जात की संख्या पर निर्धारण करता होता था। जात जितना ज़्यादा होता था दरबार में उतना ही ज़्यादा प्रतिष्ठा और उतनी ही ज़्यादा वेतन होता था। ध्यान रखिएगा, जात की संख्या जितनी ज़्यादा होगी आपकी, वेतन और प्रतिष्ठा आपकी उतनी ही ज़्यादा होती थी। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मतलब जैसा उत्तरदायित्व होता था, जितना ज़्यादा काम इंपॉर्टेंट होता था उतना ही ज़्यादा आपको घुड़सवार रखने होते थे और घोड़े रखने होते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाही के बाद ही उन्हें सैनिक का वेतन देने के लिए धन मिलता था। मतलब ऐसा नहीं है कि मनसबदार गए वहाँ टोडरमल को बता दिए कि हमारे पास 5000 सैनिक हैं तो हमको 5000 सैनिकों का वेतन दे दिए, ऐसा नहीं होता था। कैसे होता था कि सैनिकों का पंजीकरण होता था और घोड़ों को दगवाया जाता था कि ये मेरा घोड़ा है, एक विशेष चिन्ह से। उसके बाद इन्हीं के बाद वेतन इनको दिया जाता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। मनसबदार जब अपना वेतन पाते थे राजस्व एकत्रित करने, मतलब ऐसी भूमि जिससे राजस्व मिलता हो, उस भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था, जो इक्ताओं के ही समान थी, जो इक्ताओं की समान ही थी। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न थे। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न कैसे थी? वे अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास जागीरों से केवल राजस्व इकट्ठा करने की ही क्षमता थी, अधिकार था। मतलब वे मुक्तिये जैसे होते थे, जैसे इक्ताओं के जो मालिक मुक्ति होते थे उनका क्या काम होता था कि वो उसी ज़मीन पे रहते भी थे, उनको वो ज़मीन ही दे दी जाती थी। लेकिन इनके बिंद थे, ये केवल उस ज़मीन से राजस्व इकट्ठा करते थे। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे और यह राजस्व उनके नौकर लेने जाते थे, जबकि वे स्वयं देश में किसी अन्य भाग में उस समय सेवारत होते थे, कुछ न कुछ काम करते रहते थे। जात की श्रेणियाँ देख लेते हैं। 5000 जात वाले अभिजात का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। जो जिनका 5000 जात होगा, जितना जात ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा आपका पद भी बड़ा होगा, आपका उत्तरदायित्व भी बड़ा होगा, वेतन भी ज़्यादा होगा। सिंपल बात है। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। ध्यान रखिएगा, अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी पे थे। औरंगजेब के शासनकाल में इनकी संख्या 79 हो गई थी। औरंगजेब के शासनकाल में इनकी संख्या 79 हो गई थी। आगे देखते हैं। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। तो अकबर के जो राजस्व मंत्री था वो कौन था? टोडरमल था। उसने 1570 से लेकर 1580 तक जो कृषि जमीन थी उसकी पैदावार को निरीक्षण किया, उसकी कीमतों का निरीक्षण किया और उसकी भूमि का निरीक्षण किया, कैसी फसलें उगती हैं उसका निरीक्षण किया। और इन्हीं सभी आंकड़ों के आधार पर उसने प्रत्येक फसल पर नकद कर फिक्स्ड कर दिया। मतलब प्रत्येक फसल का कर क्या होगा प्रत्येक ज़मीन पे, उसको निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबे का राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक जो सूबा था, प्रत्येक प्रांत था, उसको राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई जाती थी। मतलब जैसी ज़मीन होती थी, जैसे उपजाऊपन ज़मीन होती थी, वैसे ही उसकी कर होता था। इसे ही टोडरमल व्यवस्था कहा गया। इसे क्या कहा गया? टोडरमल व्यवस्था कहा गया। अब देखते हैं जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव दिया गया था, उसमें देख लेते हैं। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। ध्यान रखिएगा, नूरजहां जो थी वह जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार थी और समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसमें यह बताया जा रहा है कि सिक्के पर भी नूरजहां का नाम होता था। ऐसा प्रभाव उस समय नूरजहां का जहांगीर के शासनकाल में था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया फरमान है। सोच लीजिए कि फरमान भी कौन जारी करती थी? नूरजहां जारी करती थी। मतलब शासक कौन है? शासक है जहांगीर, लेकिन फरमान जारी करती थी नूरजहां। ऐसा प्रभाव था उसके शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का इतना प्रभाव था कि फरमान भी वही जारी करती थी। इसमें यही दिखाया गया है। आगे देखते हैं। अकबर की सुलह कुल की नीति देख लेते हैं। अकबर की सुलह कुल की नीति उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्ग और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती हैं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचार के लिए जगह थी। यह असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे
उसने सुसंगत तरीके से सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया या सार्वत्रिक शांति का पालन किया। ध्यान रखिएगा, तो अकबर की जो सुलह कुल की नीति थी उसमें क्या था कि सभी जातियों को बराबर, जो सभी जाति के अनुयायी होते थे उनका बराबर सम्मान करना, और उसका वर्णन किसने, जहांगीर ने किया है। ऊपर एक पॉइंट हमने छोड़ दिया है, उसको देख लीजिएगा कि गोलमहर का एक कथन है। गोलमहर का कथन क्या है, शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसे वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। गुलमोहर का क्या कथन है कि शाहजहांगीर के प्रताप से महारानी जो थी वह चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई हैं, और यह हम कामना करते हैं कि वह इस युग की सबसे सर्वोत्तम महिला बने। आगे देखते हैं, आगे है कि अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, अकबर ने की थी अनुवाद ब्यूरो की स्थापना, उसे मकतब खाना भी कहते हैं। कहाँ, फतेहपुर सीकरी में। महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ और कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद उर्दू में किया गया। रज़्मनामा क्या है, महाभारत का फारसी अनुवाद। महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ वह रज़्मनामा था। इसमें महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन किया गया है। आगे देखते हैं राजा और रानियाँ, उसके बाद अकबरनामा और आईने अकबरी देखेंगे, देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, राजा और रानियों में 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियाँ थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान शामिल थे। उसके राज में ऑटोमन राज का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फ़ौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता का मानता था। तो मतलब उसी समय मुगलों के समकालीन ही कौन था, सुल्तान सुलेमान, जो बहुत ही शक्तिशाली शासक था। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट का अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया। तो सुलेमान को विधि निर्माता का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल में आदर्श शासन काल में रूप में याद किया जाता है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अल कानूनी का अर्थ क्या है, विधि निर्माता, यह सुलेमान को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओटोमन सम्राट तुर्की के सुल्तान थे, ये इतना इंपॉर्टेंट है। बस बाकी सब फालतू की चीज़ें दी गई हैं इसमें। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कि अकबर के समकालीन कुछ राजा थे, जैसे कि इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ थी। तो अकबर के शासन के समय ही इंग्लैंड की शासिका कौन थी, एलिजाबेथ थी। ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास था और इनमें से कहीं ज़्यादा विवादास्पद था रूसी शासक जार इवान चतुर्थ। ध्यान रखिएगा, जार इवान चतुर्थ जो था बहुत ही क्रूर शासक था। वह भी किसके समकालीन था, अकबर का समकालीन था। इसे ही इवान द टेरिबल कहा जाता है, इसे ही इवान द टेरिबल कहा जाता है। आगे देखते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी देखते हैं। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि यह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, 3 भागों में लिखा और इसका शीर्षक अकबरनामा था। ध्यान रखिएगा, इसका शीर्षक क्या है, अकबरनामा है। पहले पार्ट में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि पहले पार्ट में अकबर के मिलान करने में देता है। पिछली बार भी या अकबरनामा में 2-3 साल पहले भी ये पेपर में आ चुका था कि अकबरनामा के तीनों पार्टों को मिलान करने में दिया था। तो पहले पार्ट में क्या है, इनके पूर्वजों का बयान है, पूर्वजों के बारे में बताया गया है। दूसरे बारे में अकबर के शासनकाल कैसा था उसको बताया गया है। तीसरा है आईने अकबरी। तीसरा क्या है, आईने अकबरी। इसमें अकबर का प्रशासन, उसका घराना, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकारों की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। ये सब किसमें मिलता है, अकबरनामा के तीसरे पार्ट आईने अकबरी में। अब देखते हैं अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र देख लेते हैं। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा, विशेषकर आईने अकबरी में, मतलब प्रशासन से संबंधित जो भी वर्णन है वह किसमें है, तीसरे पार्ट आईने अकबरी में है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था। अबुल फजल के अनुसार क्या था, साम्राज्य जो था वो कई प्रांतों में बटा था, जिन्हें क्या कहा जाता था, सूबा कहा जाता था। और इसका संभालने वाले जो प्रशासक होते थे उन्हें सूबेदार कहा जाता था। ये राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। तो जो वित्तीय अधिकारी होता था वह दीवान कहलाता था।
कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। जैसे कि बख्शी जो होता था वह सैनिक वेतनाधिकारी होता था, जो सैनिक को वेतन देने का काम करता था वह बख्शी देते थे। सदर कौन था? धार्मिक कार्यों के लिए जो मंत्री था वह सदर था। फौजदार क्या था? जो अभी पुलिस का काम है, सेना नायक का काम है, वो फौजदार का था। कोतवाल नगर की पुलिस अधिकारी थी, कोतवाल नगर की पुलिस अधिकारी थी। तो इन नामों को याद कर लीजिएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपकी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की अन्य क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।